नमस्कार। नई परख के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ तकरीबन हर सप्ताह ही प्रोफेसर अरुण कुमार होते हैं, जिनसे हम देश की राजनीति और विशेष रूप से आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में देश की राजनीति की समझ बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार है। आपका स्वागत है सर। अभय सर, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा है उसमें अभय सर अरुण सर से कुछ सवाल करेंगे और अगर मेरे कुछ प्रश्न होंगे तो बीच में मैं भी उन प्रश्नों को सामने रखने की कोशिश करूंगा। अभय सर, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ सर, आपका स्वागत है नई परख के ऊपर। जैसा कि आपसे बातचीत करते हुए मैंने कहा था कि मैं आपसे मुख्य तौर पर 3 तरह के सवाल पूछूंगा। एक सवाल जो नया जीएसटी का संस्करण आया है उसके जी हाँ। रिलेटेड होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री की चीन यात्रा जो शंघाई सहयोग संगठन में की बैठक में भाग लेने गए थे उससे संबंधित होगा। और तीसरा, ट्रंप के टैरिफ और उनकी नीति का अभी निकट भविष्य में क्या हो रहा है उससे संबंधित होगा। लेकिन तभी बाद में मुझे याद आया कि एक चौथा सवाल भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछा जाना चाहिए। वो ये है कि जीडीपी के जो नए आंकड़े आए हैं उनको बताया जा रहा है कि वो बहुत ही आकर्षक हैं और अप्रत्याशित रूप से बेहतर आंकड़े हैं। उनके ऊपर भी जी हाँ। आपकी टिप्पणी मैं ठीक। चाहूंगा। तो जी पहला सवाल बहुत संक्षेप में, जो जीएसटी 2.0 है, यानी जीएसटी का ये जो दूसरा संस्करण है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ये एक बूस्टर डोज है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये जीएसटी के जो रेट कट हैं वो ट्रंप के टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में आए हैं। ट्रंप ने 7 अगस्त को एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पास कर दिया था कि भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगेंगे। तो भारत को लग गया कि अब हमारे एक्सपोर्ट में परेशानी आएगी, क्योंकि 50% टैरिफ हमारे ऊपर होगा, 30% चीन पे होगा, 19% बांग्लादेश पे होगा वगैरह। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा और हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक गिर जाएगा। तो इसके लिए सरकार को कुछ करना था। तो उनको लगा कि ये डिमांड जो कम होगी, जब एक्सपोर्ट कम होगा, तो क्योंकि एक्सपोर्ट के जो सेक्टर्स हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं उनमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि अप्रैल है, टेक्सटाइल है, श्रिम्प्स हैं, बाकी जो जेम्स एंड ज्वेलरी है वगैरह वगैरह। तो वो उनमें लेबर एम्प्लॉयमेंट बहुत होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जब कम होगा और जब एक्सपोर्ट की डिमांड गिरेगी, करीब $50 बिलियन से एक्सपोर्ट की डिमांड गिरेगी, तो फिर उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी की तरफ हम जाएंगे, स्लो डाउन होगा। तो स्लो डाउन को रोकने के लिए उनको लगा कि डिमांड बूस्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए उनको एकदम से याद आया कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब ये इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तो दाम कम होंगे, और जब दाम कम होगा तो लोग जब ज़्यादा और ख़रीदारी करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ जाएगी अर्थव्यवस्था में। तो मेरा मानना है ये इस वजह से किया गया है, ये जीएसटी का रेट कट। लेकिन मेरा मानना है कि ये जीएसटी के रेट कट से जो सोचा जा रहा है कि हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था ज़बरदस्त उछाल पे आ जाएगी, इसमें कई समस्याएं हैं। पहली बात तो ये कि इससे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सेक्रेटरी थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने बताया कि 2023-24 का जो आखिरी डेटा उपलब्ध है उसके आधार पे 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। मतलब कुछ चीज़ों पे रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे कि लग्जरी आइटम्स हैं, सिम गुड्स वगैरह हैं, लेकिन बहुत सारे आइटम्स पे वो घटेगा। तो कुल जो लॉस है वो 48,000 करोड़ है। लेकिन जो एक्सपोर्ट मार्केट है हमारा, जो अमेरिका पे जाता है, वो उसमें गिरावट अगर 50% हुई, $50 बिलियन की, तो वो हुआ 4.4 लाख करोड़। तो 4.4 लाख करोड़ की डिमांड कम होगी, और यहाँ पे जो रेवेन्यू में कटौती है वो 48,000 करोड़ रुपए की अनुमानित है। तो क्या वो 48,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस से हम 4.4 लाख करोड़ की अतिरिक्त डिमांड जनरेट कर पाएंगे? ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारी डिमांड गिरेगी वो सिर्फ 4.4 लाख करोड़ से नहीं गिरेगी। उसकी वजह यह है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं अमेरिका ने, वो ज़्यादातर देशों के ऊपर, ईयू के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, चीन के ऊपर हैं। तो सब जगह एक्चुअली सरप्लस हो जाएगा, और जो सरप्लस होगा वो एक दूसरे देश में एक दूसरे में बेचेंगे। और ऑलरेडी रिपोर्ट आ रही है लुधियाना वगैरह से कि जो उनका माल ईयू पे जाता था वहाँ पे परेशानी आ रही है, क्योंकि हो सकता है चीन से वो ज़्यादा माल वहाँ जा रहा हो, बांग्लादेश से ज़्यादा माल जा रहा हो। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ अमेरिका से ही नहीं गिरेगा, वो ईयू से भी गिरेगा और बाकी और देशों से भी गिरेगा। तो ये 4.4 लाख करोड़ ही नहीं, वो और ज़्यादा नुकसान होगा। फिर तीसरी वजह यह है कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दुनिया में,
वो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है क्योंकि इतनी अनिश्चितता हो गई है, और जितनी अनिश्चितता बढ़ती है उतना और ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो उससे डिमांड कम हो जाती है। फिर समस्या ये भी है कि अगर जो सभी देश डंपिंग की वजह से टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं तो सभी का जो एक्सपोर्ट और गिर जाएगा। अमेरिका में भी जो क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो वहाँ पे भी ये डिमांड कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से हम स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन या रिसेशनरी सिचुएशन जा रहे हैं। तो ये जो गिरावट है हमारे एक्सपोर्ट में वो 4.4 लाख करोड़ की नहीं होगी, उससे कहीं ज़्यादा होगी, उसके कई मल्टीपल से होगा। तो देखना ये कि 48 लाख करोड़ रुपए का हम जो टैक्स रेवेन्यू को छोड़ रहे हैं उससे क्या इतनी डिमांड इंक्रीज होगी? वो नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि जो हमारा जीएसटी लगता है वो संग्रहित क्षेत्र पे लगता है, वो असंग्रहित क्षेत्र पे लगता ही नहीं है। तो जो हमारा जो जीएसटी में कटौती होगी तो उससे संग्रहित क्षेत्र का जो दाम है वो गिरेगा, लेकिन असंग्रहित क्षेत्र का दाम तो वहीं का वहीं रहेगा। तो जो हमारे जीएसटी के लगाने से असंग्रहित क्षेत्र को नुकसान पहुंचा था और जीएसटी को लगाने से जो संग्रहित क्षेत्र को फायदा पहुंचा था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो डिमांड है वो असंग्रहित क्षेत्र से और संग्रहित क्षेत्र की तरफ चली जाएगी। तो जो डिमांड बढ़ेगी संग्रहित क्षेत्र की उससे कहीं ज्यादा असंग्रहित क्षेत्र में गिरावट आ जाएगी, और असंग्रहित क्षेत्र ही लेबर इंटेंसिव है, तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी। उस बेरोजगारी बढ़ने से तो और डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो कदम उठाया जा रहा है इससे मेरा मानना है कि ओवरऑल डिमांड नहीं बढ़ने वाली, और जो हम सोच रहे थे कि जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में गिरावट होगी तो उससे उसको हम डिमांड कॉम्पेंसेट कर लेंगे, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ही हमारी डिमांड कम हो जाएगी तो वो फायदा उसका नहीं मिलेगा। और भारत में क्योंकि अनिश्चितता बहुत हो गई है, इस समय हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में भी गिरावट हुई, तो कई तरह से जो हमारी अनिश्चितता है उससे इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ कम हो रहा है। अभी जो रिपोर्ट आई कल ही हिंदू की कि यहाँ से जो एफडीआई का एक्सपोर्ट आना था वो जो नहीं आ रहा है वो वापस चला गया। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट होगी तो उससे और भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था में। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो संग्रहित क्षेत्र को फायदा देने के लिए उठाया है, न कि ओवरऑल इकोनॉमी का। तो ना तो हमारा एक्सपोर्ट का कॉम्पेंसेशन होगा और ना ही इंटरनल डिमांड जब बढ़ेगी। तो ये जो कदम है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। देखिए, इससे जुड़े हुए 2-3 और छोटे छोटे सवाल हैं, ताकि उन सवालों के बाद हम लोग दूसरे विषय की ओर जाएंगे। पहली बात, आज सुबह की अखबार पढ़कर मुझे ये जानकारी मिली कि सरकार ने कुछ चीज़ें सस्ती कर दी हैं, जीएसटी के जो रेट कट किए गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सरकार ने महंगी भी कर दी हैं, और उसमें ऐसे एनर्जी यानी ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो महंगे हो गए। जैसे कोयले के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, कोयले के ऊपर जीएसटी बढ़ाने से ऊर्जा महंगी होगी, वो औद्योगिक इस्तेमाल की चीज़ है, उससे और ज़्यादा जो चीज़ों के उत्पादन की लागत है वो उससे बढ़ेगी। दूसरी बात यह है, चूंकि राज्यों को बहुत 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व आमदनी का नुकसान होगा, इसलिए राज्य उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से करेंगे। तो वो निश्चित रूप से अपने अपने प्रदेश में जो तेल है यानी पेट्रोल और डीजल और ये है उसको और महंगा कर देंगे, उसके ऊपर सेस लगा देंगे, नई एक्साइज लगा देंगे, ड्यूटियां लगा देंगे उसके ऊपर, तो वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे देश में पेट्रोल और डीजल और भी महंगे होने वाले हैं, क्योंकि वो तो दुधारू गाय है, उसी से कमाते हैं उसमें पूरा जो है। तो ये एक समस्या है। इसकी वजह से कुल मिलाकर जो लागत का प्रभाव है उत्पादन के ऊपर, औद्योगिक उत्पादन के ऊपर, वो और बढ़ जाएगा। आप इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करना चाहें जरूर करें। दूसरा सवाल ये है कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, हालांकि वैसे तो अर्थव्यवस्था से उसका सीधा ताल्लुक मैं नहीं मानता हूं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे इसका क्या असर पड़ेगा कुल मिलाकर? तो जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात कही, तो जो मैंने कहा था कि एक अनिश्चितता का काल जब बढ़ता है तो फिर स्टॉक मार्केट, रुपया, डॉलर की पैरिटी, ये सब गिरावट पे आ जाते हैं, और उससे फिर हमारा इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि एफडीआई जो है वो तो बाहर जा ही रहा है, जो अभी हिंदू की रिपोर्ट आई कल के अखबार में, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रहा है, अपना जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रहा है। तो ये सारा स्टॉक एक्सचेंज और अनिश्चितता के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर आपने बात की कि जैसे कई चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो वो मैंने जैसे कहा ना कि जो सिन गुड्स हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं, उनको तो 40% पे रखा गया है 28% से। तो जैसे कि जो लग्जरी कार हैं, जो एयरप्लेन की सीट्स हैं, है ना, ऐसी चीज़ें, या एप्रल है जो 2,500 से ऊपर का, वो 12% या 18% चला गया है।
या जैसे आपने बताया कोयला है 12% से 18% पे जो जाएगा तो उससे जो असर पड़ेगा हमारे जो ये है। और फिर वो बात सही है कि जो स्टेट्स के जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब आपने रेवेन्यू फोरगॉन किया तो उससे फिर जो स्टेट्स का डेफिसिट बढ़ेगा। अब स्टेट्स का जब डेफिसिट बढ़ेगा तो दो ही चीज़ें हैं, या तो वो अपना जो टैक्स है, जो दो चीज़ें उनके उपलब्ध हैं, एक तो एनर्जी हुई और दूसरा हुआ जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वहाँ पे मतलब बढ़ा सकते हैं अपना रेट जिससे कि उनको भरपाई हो, या फिर वो सोशल सेक्टर्स पे कटौती करेंगे। अक्सर ये होता है कि जब डेफिसिट बढ़ने लगता है तो सोशल सेक्टर्स पे कटौती हो जाती है। शिक्षा में कटौती होगी। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फिर जो बाकी जो रूरल डेवलपमेंट, इन पे कटौती है। तो ये लेबर इंटेंसिव एरियाज हैं। जब इन लेबर इंटेंसिव एरियाज में आपने कटौती करेंगे तो डिमांड अपने आप और भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो कई तरह से विशेष सर्कल्स हैं जो कि क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से जो फायदा होना चाहिए ये जीएसटी रेट कट से, वो फायदा मेरा मानना है कि एक्चुअली नहीं होगा और उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि वो असंगठित क्षेत्र को हिट कर रहा है। असंगठित क्षेत्र को जो हिट करेगा तो वहीं 94% लोग काम करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपने गिनाई वो सब इंक्लूड हो जाती हैं कि माइक्रो सेक्टर है, जो छोटा किसान है, जो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर है, उन पे जब हिट होगा तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और फिर उससे जो डिमांड और भी कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरा मानना है कि जो जीएसटी रेट कट इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया कि इससे बहुत कुछ हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है। तो अब हम दूसरे विषय के ऊपर आते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी और भी चर्चा करने की इच्छा है, लेकिन अभी हम दूसरे विषय पे आते हैं। प्रधानमंत्री अभी चीन गए और उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उन्होंने भाग लिया। चीन ने बहुत भव्य तरीके से उस बैठक को इस बार किया था। तो जबकि इससे पहले इस संगठन की जो बैठकें होती थी वो ऐसे ही होती थी, उनमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मुझे याद है कि तजाकिस्तान की बैठक में तो नरेंद्र मोदी ने जाने से इनकार कर दिया। जी हाँ। और भारत के हाथ में जब बैठक करने का नंबर आया तो भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था, उस पूरी बैठक को। उन्होंने बैठक ऐसे आयोजित भी नहीं किया था, लेकिन इस बार वो गए। अच्छा, पुतिन ने इस बैठक के जरिए चीन के साथ में 22 समझौते किए। जी हाँ। भारत ने कोई समझौता नहीं किया। जी हाँ। भारत के साथ कोई डील नहीं हुई। पुतिन की 22 डील हुई चीन के साथ में, और चीन ने अपना रुतबा जो है इसके जरिए, जो उसका ही इनिशिएटिव है, उसी की पहलकदमी, जैसे सार्क भारत की पहलकदमी था, इसी तरह ये जो है चीन की पहलकदमी है। तो अपना रुतबा उसने बुलंद किया और थोड़ी बहुत चुनौती वो अमेरिका के सामने फेंक पाया। भले ही वो कितना उसमें दम है वो अलग बात है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी बिल्कुल शी जिनपिंग के हाथ में खेल गए इस मामले में? उन्हें कुछ भी नहीं मिला इस मामले में। देखिए, जो ये एससीओ की मीटिंग हुई, मेरा मानना है ये भी ट्रंप के ही शैडो में हुई है। जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सब पे दबाव डाल रहे हैं। यानी कि एक तरफा सारा समझौता हो रहा है। चीन ने भी एक तरफा समझौता मान लिया, उन्होंने 30% ड्यूटी अपने ऊपर मान ली है इस समय। ईयू ने भी मान ली है 15% ड्यूटी, जबकि ईयू का जो सामान अमेरिका जाएगा वो 15% देगा, जबकि जो अमेरिका का सामान ईयू में आएगा वो 0% देगा। उसी तरह जापान ने 15% और 0% मान लिया, साउथ कोरिया ने मान लिया। तो एक तरह एक तरफे जो सारे समझौते हो रहे हैं दुनिया में, उससे सारी दुनिया में एक परेशानी का दौर बढ़ गया है और चीन का रुतबा बढ़ गया है। क्योंकि चीन जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि अमेरिका अपनी दादागिरी सब जगह दिखा रहा है। तो मेरा मानना है एससीओ की जो समिट हुई है वो भी इसी छाए में, इसी जो शैडो में हुई है कि अमेरिका का बिहेवियर जो है बाकी दुनिया की तरफ वो सही नहीं है। तो कैपिटलिज्म का एक हार्ड फेस जो है वो सामने इस समय ट्रंप ने दिखा दिया है, और उस हार्ड फेस के चलते हुए जो सारे म्यूचुअल नेगोशिएशन होते थे, WTO के तहत होते थे, बाकी और होते थे, वो सब उन्होंने खत्म कर दिए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि चीन को एक मौका मिला है कि वो एक दुनिया की लीडरशिप अपनाए। और चीन ने ईयू से भी नेगोशिएशंस किया था ड्यूटीज वगैरह के बारे में, पर लेकिन वहाँ पे कुछ समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि ईयू जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, जैसे जापान और साउथ कोरिया भी डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो बहुत ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन चीन और रूस इस समय एक गठबंधन बना रहे हैं। जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके पहले से भी और उसके बाद भी एक गठबंधन बना रहे हैं, क्योंकि चीन को भी सराउंड किया जा रहा है।
जैसे हम लोग क्वाड के हिस्सा हैं, तो क्वाड का भी आइडिया यही है कि जो चीन को सराउंड किया जाए। तो चीन को ये पता है कि अमेरिका को अगर कमज़ोर करना है तो भारत को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक टक्कर देने वाला देश है, उसकी पॉपुलेशन अब चीन से भी ज़्यादा हो गई है और धीरे धीरे जीडीपी तो बढ़ ही रहा है। तो इसलिए अगर चीन भारत को अमेरिका से अलग कर देता है तो उसको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन चीन को ये भी पता है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी में बहुत कमज़ोरी है, क्योंकि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो करीब $100 बिलियन पहुंच गया है। यानी कि हम एक तरह से $100 बिलियन की चीन को मदद कर रहे हैं। हालांकि हमने कोशिश की थी कि वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आए। 2022 में आपने देखा था कि वो उनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस पर कंडीशन लगा दी थी। लेकिन चीन को ये भी पता है कि हमारी फैक्ट्रीज जो चल नहीं पा रही बिना चाइनीज इंजीनियर्स के, इसीलिए उन्होंने फॉक्सकॉन ने अपने जो ये आईफोन के जो फैक्ट्री है वहाँ से 200-300 इंजीनियर्स विड्रॉ कर लिए, जिससे परेशानी आई। और जब से ये हुआ है कि जब उनके इंजीनियर्स को जो वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो हमारे फैक्ट्री ओनर्स हमारी सरकार को कह रहे हैं कि देखिए फैक्ट्री ठीक से रन नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे इंजीनियर्स केपेबल नहीं है उन मशीनों को रन करने के लिए। तो चीन को पता है कि भारत कमज़ोर है और रूस को भी पता है कि भारत कमज़ोर है, क्योंकि बहुत सारा जो इक्विपमेंट हमारा जो अभी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह में काम आया, S-400 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुखोई एयरक्राफ्ट, क्लैशनिकोव राइफल्स, ये रूसी हैं। तो इसलिए हमारी सिचुएशन जो है आज वो काफ़ी एक तरह से कमज़ोर है। वो चीन, रूस और अमेरिका के बीच में हमारी एक कमज़ोरी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए हम दब जाते हैं। तो इसलिए जो मोदी गए वहाँ पे, वो एक तरह से ट्रंप को दिखाने के लिए भी गए कि भाई हमारे पास और भी रास्ते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि जो चीन से हम टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए चीन के पास जाके उनसे बातचीत करना वो एक मोदी की ज़रूरत थी ट्रंप से टक्कर लेने की। लेकिन चीन को भी पता है, इसलिए चीन ने हमारे साथ कोई और समझौता नहीं किया। हमारे साथ बॉर्डर पे जो परेशानी है वो वैसे की वैसे ही है। एक तरह से हमने मान लिया है कि वो बॉर्डर की परेशानी हमारी जाएगी नहीं, क्योंकि अमेरिका मदद करेगा नहीं, चीन से हम टक्कर नहीं ले सकते और रूस से हमें कंसेशन चाहिए। तो रूस से भी हम ट्रेड नहीं कम कर सकते, जो कि अमेरिका चाहता है कि हम रूस से ट्रेड कम कर दें, क्योंकि अगर हम रूस के से ट्रेड कम करते हैं तो फिर हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट वो सफ़र करेगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये तीनों जो पावर हैं ये भारत को एक तरह से दबा लेती हैं। तो ये जो दबाव में हम आ जाते हैं उससे हमें मिल नहीं रहा, और वो कमज़ोरी हमारी R&D की है कि हमारे पास R&D नहीं है, उसके लिए हम निर्भर हैं। हमारे पास जो आर्म्स इक्विपमेंट है वो वेस्ट का है या फिर इनका है, तो सभी हमें दबा लेते हैं। तो मेरा मानना इसीलिए SCO में हमारा जाना भी ज़रूरी था, लेकिन वहाँ पे कुछ मिलना नहीं था, क्योंकि चीन को और अब रूस को पता है कि हमारी सिचुएशन कमज़ोर है। तो अब इस जो आपने परिप्रेक्ष्य पेश किया, मतलब परिप्रेक्ष्य पेश किया आपने कि भाई GST से भी हमें कुछ, GST का जो दूसरा संस्करण आया है इससे भी अर्थव्यवस्था को कोई ऐसी मजबूती नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं होगा। फिर हमें SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाने से भी कोई लाभ नहीं हुआ और हम दबे हुए हैं तीन बड़ी मतलब चीन, रूस और अमेरिका के बीच दबे हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि फिर ट्रंप ने जो टैरिफ की मिसाइलें हमारे ऊपर दागी हैं, जिससे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक और प्रकारांतर से राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि जब बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो वो तो सारा एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जमा होती है, लोगों में निराशा फैलती है, लोकतंत्र के प्रति आस्था का भी क्षय होता है लोगों के अंदर है। जी हाँ। उस हालत में अब ट्रंप तो टैरिफ जारी रखेंगे ऐसा लगता है। पीयूष गोयल ने कहा है कि भाई हम नवंबर तक समझौता कर लेंगे शायद। अब वो शायद तो बहुत बड़ा है, होगा कि नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, अभी वो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने देखा कि वहां पे जो कोर्ट ऑफ अपील्स है, कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए वो सही नहीं है, क्योंकि उनके पास इमरजेंसी पावर में लगाने का कोई मतलब नहीं है। और ये टैरिफ लगाने की जो पावर होती है वो कांग्रेस की होती है, वो प्रेसिडेंट की नहीं होती। तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, तो वो कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि ये ठीक नहीं है, और उन्होंने अक्टूबर मिडिल तक का टाइम दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील फाइल कर सकते हैं। और जो सरकार है यूएस की, उन्होंने तुरंत अपील फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने कोट किया है भारत का कि क्यों इमरजेंसी है, कि उन्होंने एग्जाम्पल ये कोट किया कि भारत जो रूस से तेल लेता है और उसकी वजह से फिर वहाँ पे युद्ध चल रहा है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है।
तो यानी कि अब कोर्ट में ये बात कह दी है, तो जब तक ये कोर्ट ये कोई निर्णय नहीं लेता तब तक ये विड्रॉ नहीं कर सकते टैरिफ, है ना। तो इसलिए अभी तो टैरिफ विड्रॉ करने का, ये एक समझौता करने का अभी तो कोई चांस लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा, वो अक्टूबर तक फाइल करना था तो उन्होंने फाइल कर दिया है, कब डिसीजन आएगा क्या होगा। तो इसलिए अभी कोई समझौता मुझे नहीं लगता कि होने वाला है जिसमें कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगे हैं वो कम हो जाए। अच्छा देखिए, अब इसमें चर्चा चल रही है कि भाई भारत स्वदेशी हो जाएगा, एक तो चर्चा ही चल रही है, तो संघ भी ऐसी बातें करने लगा है जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। मोदी जी भी स्वदेशी स्वदेशी बड़बड़ाने लगे हैं। दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि भारत बड़ी कुशलता के साथ में दूसरे मार्केट ढूंढ लेगा। अगर अमेरिका को माल नहीं जाएगा, भारत दूसरे मार्केट ढूंढ लेगा। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है, क्या इस तरह का होता है कि हम एक अपना ठेला किसी फ्लाईओवर के नीचे लगाए हुए हैं, वहां हमारे भुट्टे नहीं बिक रहे, तो हम वहां से ठेला चला के दूसरे फ्लाईओवर नीचे लगा देंगे, वहां बिक जाएंगे हमारे भुट्टे? मतलब क्या इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी हमारे ऊपर दबाव बन रहा है ईयू का, बाकी और देशों का। उनको पता है कि हमारा माल वहां अमेरिका नहीं जाएगा, तो वो ऑलरेडी हमें दबा रहे हैं, वो ऑलरेडी हमसे कंसेशन ले रहे हैं, वो ऑलरेडी हमसे डिस्काउंट खींच रहे हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि सभी देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ गया है, तो सभी देशों के पास सरप्लस होगा और सभी देश एक दूसरे के ऊपर डंप करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इतना बाकी देशों के साथ नहीं बढ़ सकता तुरंत। और जैसे कि ऑलरेडी लुधियाना के जो एमएसएमई के जो चेयरमैन हैं, उनको मैं सुन रहा था, एक प्रोग्राम पे हम लोग साथ थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ गया है बाकी देशों का। तो वो दबाव बढ़ना, और वो कह रहे थे कि ऐसे हम जो तुरंत मार्केट यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दें, क्योंकि सप्लाई चेन है, सबकी अपनी अपनी सप्लाई चेन है, सब जो माल कहीं से खरीदते हैं, उसके लिए लिंक बनाने पड़ते हैं, है ना। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप होनी चाहिए वगैरह। तो ऐसा नहीं है जैसे आपने कहा कि भुट्टा यहाँ बेच दिया या वहाँ बेच दिया, तो वो सिचुएशन नहीं है। तो नए मार्केट ढूंढना और नए मार्केट एस्टेब्लिश करना, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। इसीलिए एक्सपोर्ट में जो डिक्लाइन होगा, मैंने कहा कि वो मल्टीपल होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो अमेरिका पे जा रहा था वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बाकी और देशों का माल सस्ता जाएगा जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बाकी देश हैं वो हमारे ऊपर दबाव बनाए रखेंगे कि हम और भी सस्ता करके उनको माल बेचें, और फिर उनको लगेगा कि डंपिंग ना हो जाए तो टैरिफ भी लगा सकते हैं, तो टैरिफ वॉर भी शुरू हो सकती है। तो इस सब के चलते हुए दुनिया में स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन या रिसेशनरी सिचुएशन भी आ सकती है, जिसमें कि सारे देशों की डिमांड कम हो जाएगी, तो सारे देशों का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। यानी कि ये अनिश्चितता है कि क्या होने वाला है। क्या सभी देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाएंगे? क्या यूं चाइना के डर से टैरिफ लगा देगा? भारत चाइना के डर से अपने जो टैरिफ लगा देगा? तो ये सारी चीज़ें इतनी अनिश्चित हैं कि इसके चलते हुए अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है कि हम बड़े आसानी से अपना एक्सपोर्ट यहाँ नहीं तो वहाँ कर देंगे, और फिर जो अपना मतलब जो कैपिटल जो है वो कहीं और से आ जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि हम बड़ी आसानी से इसको सिचुएशन को झेल लेंगे, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये सरकार का एक तरह से प्रोपेगेंडा है कि नहीं नहीं हम सब देख लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, हम जो जीएसटी की वजह से ये कर लेंगे वो। लेकिन जो पेचीदगियां हैं उसकी, चाहे वो जीएसटी के रेट के रिडक्शन की हो, वो चाहे जब विदेशी मार्केट ढूंढने की हो, वो पेचीदगियां जो हैं उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और अपनी नीति बनानी पड़ेगी। तो आपने जैसे कहा कि ये स्वदेशी की बात, अब हम जो चीन से $100 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री उनके उस पर चल रही है, तो कैसे वो एकदम से स्वदेशी हो जाएगा? तो मेरा मानना है इंटरनल मार्केट कहना जरूरी है, न कि स्वदेशी या न कि आत्मनिर्भर। अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि हमारा तो बहुत सारा इंपोर्ट या चीन के ऊपर निर्भर कर रहा है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन यहाँ चल रहा है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट चल रहे हैं। तो हम अभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते और पूरी तरह से स्वदेशी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे तो जो वहाँ का इन्वेस्टमेंट बहुत, हम कह सकते हैं कि हम अपना इंटरनल मार्केट एक्सपैंड करेंगे जिससे हमारे यहाँ डिमांड हो। तो इंटरनल मार्केट तो तब एक्सपैंड होगा जबकि जो असंगठित क्षेत्र, जो 94% लोग जहाँ पे काम करते हैं, उनमें परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो यहाँ डिमांड बढ़ेगी। और हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने अपना जो ऋण है वो करीब करीब खत्म कर दिया बैलेंस शीट से, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड चाहिए।
हमारी सरकार जो जो गैर बराबरी बढ़ाती जा रही थी अभी तक, जिसकी वजह से डिमांड में कमजोरी थी, अगर गैर बराबरी हम कम करते हैं, हम असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, तो हमारे यहाँ भी डिमांड जनरेट होगी, तो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप इंटरनल डिमांड जो हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी बढ़ाएं, 94% लोगों की ये हाथ में परचेजिंग पावर दें, माइक्रो सेक्टर को बढ़ाएं, स्मॉल सेक्टर को बढ़ाएं, कृषि को बढ़ाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाएं, R&D को बढ़ाएं, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ाएं। अभी सरकार की नीति क्या है, वो संगठित क्षेत्र को बेनिफिट पहुंचा रही है, न कि असंगठित क्षेत्र को, तो उससे तो उल्टा ही हो रहा है। तो ये जो नीति है इसको पूरी तरह से बदलना जरूरी है। तो अब इतनी बुरी खबरें थी इस सरकार के लिए, अचानक एक चमत्कार नुमा, एक बड़ी ही चमकदार खबर आई कि हमारा जीएसटी जो है ना वो जीडीपी जो है ना, कुल घरेलू उत्पाद, वो 7 दशमलव कुछ हो गया, 8%। हाँ, और उसके बाद में फिर बड़े पैमाने पर इसकी तारीफें होने लगी। ये कहा जाने लगा, विपक्ष से कहा जाने लगा कि देखो तुम्हारे मुंह पर ये जीडीपी के आंकड़े करारा तमाचा हैं और ट्रम्प को हमने अपनी ताकत दिखा दी, अब हम सबको ध्वस्त कर देंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें होने लगी। तो ये सब ये अचानक चमत्कार कैसे हुआ 7.5% का? देखिए, ये जो बढ़त है इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जो हमारी क्वार्टरली की मेथडोलॉजी होती है, ये क्वार्टर 1 का डेटा है 2025-26 का। तो ये जो डेटा होता है, ये आप अगर वो डॉक्यूमेंट खोल के देखें तो ये एक बेंचमार्क एस्टिमेट से हम एस्टिमेट करते हैं। तो बेंचमार्क एस्टिमेट पुराना होता है, तो ये जो बेंचमार्क एस्टिमेट है उससे हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा एनेक्सर बी में जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा वो हमने दिया है कि उससे कैसे हमने प्रोजेक्ट किया, लेकिन उसमें जो 22 आइटम हैं उनमें से सिर्फ 6 में बढ़त है, बाकी में तो गिरावट है। तो जब आपके जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जिसके आधार पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें गिरावट है, तो फिर जो बढ़त कैसे हो गई इतनी? तो मेरा मानना है कि ये मेथडोलॉजिकली सही नहीं है कि जो उन्होंने किया है। या तो अगर वो कहें कि जी नहीं कोई और डेटा है सर, तो क्या फिर ये मनगढ़ंत कॉन्कॉक्टेड डेटा है क्या? ये इसमें मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि आपने जो प्रोजेक्शन किया है वो आपने सही नहीं किया। तो या तो आप ये बताइए कि और कोई आपके हाई फ्रीक्वेंसी डेटा था जो बहुत ज्यादा बढ़ा जिसकी वजह से आपकी बढ़त हो गई। तो हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर में जबरदस्त उछाल दिखा दिया इन्होंने। तो सर्विसेज सेक्टर में उछाल जो दिखा दिया उसमें भी एक परेशानी है कि जो हमारा जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो तो दिखा नहीं रहा कि इतनी बढ़त हुई सर्विसेज सेक्टर में। तो कुछ लोगों ने बताया कि जो हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है, जो कि हम जो मतलब नॉमिनल टर्म में जो जीडीपी मेजर करते हैं और उसको फिर एक डिफ्लेटर से डिफ्लेट करते हैं, वो डिफ्लेटर बहुत छोटा है इस समय, इसीलिए रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिख रही है। तो मेरा ये मानना है कि मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि आप जो जीडीपी जो नॉमिनल है उससे आप डिफ्लेट कैसे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जिसके आधार पे आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं वही सही नहीं दिख रहा। तो इसलिए जो प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं कि 7.8% ग्रोथ, मेरा मानना है कि वो नहीं है। उसके साथ जो जुड़ी हुई बात है कि आपका जो डिस्क्रिपेंसी होता है डेटा में, वो डिस्क्रिपेंसी आता है क्योंकि 2 तरीके से मेजर करते हैं, एक्सपेंडिचर और इनकम से, उसके बीच में जो डिस्क्रिपेंसी होती है। अब ये डिस्क्रिपेंसी नोटबंदी के बाद से बढ़ी है, कभी बढ़ जाती है कभी बहुत घट जाती है। तो ये जो एरर है हमारे जीडीपी के मेजरमेंट में वो बहुत ज्यादा आ गया है। तो उसकी वजह क्या है कि अगर आपका इस साल जो कोई जो धक्का लगा, जैसे जीएसटी का धक्का लगा, तो आप उससे प्रोजेक्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर में तो आपका ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। अगर डिमोनेटाइजेशन से आपने प्रोजेक्ट किया नेक्स्ट ईयर तो वो जो हो जाएगा। अगर डिमोनेटाइजेशन से पहले से डिमोनेटाइजेशन के साल में प्रोजेक्ट किया तो भी जो गड़बड़ है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन के साल में 2016-17 में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ी, जबकि सबने देखा कि 5 महीने अर्थव्यवस्था ठप थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जबकि गिरावट थी। तो जो जिस आपको पता है कि आधा साल गिरावट रही उसमें आप दिखा रहे हैं 8% ग्रोथ रेट, और कृषि में आपने दिखाया कि ग्रोथ रेट बड़ी अच्छी रही, जबकि जैसे आपके फल फूल सब्जी खेतों में ही सड़ गए थे नोटबंदी के दौरान, क्योंकि वो मार्केट में नहीं आ पाए थे। तो इसलिए कृषि की भी रेट ऑफ ग्रोथ आपने ज्यादा दिखा दी, फिर आपने अर्थव्यवस्था की भी, और फिर आपने उसको अगले साल प्रोजेक्ट कर दिया। तो गलत आंकड़ों को आप प्रोजेक्ट करते चले जा रहे हैं, तो इसलिए आपका ओवर एस्टिमेट है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था करीब 48% छोटी है, यानी $3.8 ट्रिलियन की जगह अभी $2.5 ट्रिलियन ही है। तो अभी हम सिर्फ इटली से आगे हैं, हम अभी कोई चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था या तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के आसपास नहीं है।
नहीं तो ये तो आपने बहुत ही चिंताजनक बात बताई। कुछ कुछ तो मुझे अंदाजा था कि ये लोग जो आंकड़े पेश करते हैं वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये तो नोटबंदी के जमाने से, ये नहीं 2016 से ही लगातार जी हाँ, संदिग्ध आंकड़े पेश कर रहे हैं और उससे एक गुलाबी तस्वीर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, एक तरफ अर्थव्यवस्था में विफलता है, दूसरी तरफ गुलाबी तस्वीर। एक और तथ्य मेरी निगाह में आया है अभी 2-3 दिन में कि जो विपक्ष है, खासतौर से राहुल गांधी, वो 2016 में 18 में लगातार उनके ट्वीट्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं जब वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई 18% से ज्यादा जीएसटी मत लगाइए और जीएसटी को केवल कारपोरेट फ्रेंडली मत बनाइए, उसको कोशिश कीजिए कि वो नॉन इन्फ्लेशनरी हो, मतलब जो है ये बात वो लगातार कह रहे हैं उसमें। तो जब ये सुझाव वगैरह भी मिल रहे हैं तो इन्होंने किया क्यों नहीं ऐसा? जो बूस्ट, जिस बूस्ट को अभी वो बूस्ट कह रहे हैं, वो बूस्ट तो पहले भी दे सकते थे वो। बिल्कुल, मतलब ये तो पहले ही किया जा सकता था। जो अभी कह रहे हैं कि हम रेट कट करके बूस्ट देंगे, तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही कर सकते थे। और मैं तो 2015 में ईपीडब्ल्यू में लिखा, 2017 में लिखा, मेरी जीएसटी पे किताब आई, उसमें सब मैंने बताया कि क्यों ये जो धक्का लगेगा इससे हमारे असंगठित क्षेत्र पे, और असंगठित क्षेत्र पे जब धक्का लगेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा और हमारा रेट ऑफ ग्रोथ गिर जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैं बकायदा इस पे टेक्निकल और बाकी सब तरह का वो देता चला रहा हूँ 2015 से कि क्यों ये परेशानियां आएंगी। और राहुल गांधी भी उसको गब्बर सिंह टैक्स और ये सब करके वो बता ही रहे थे कि ये परेशानी का दौर होगा। तो मेरा मानना है कि टेक्निकली भी मैंने मतलब प्रेजेंट किया, उन्होंने पॉलिटिकली भी प्रेजेंट किया, लेकिन सरकार तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के कब्जे में है, वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के कब्जे में है। वो बार बार कहती रहती है कि हमें तो संगठित क्षेत्र बनाना है, असंगठित क्षेत्र को संगठित करना है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो माइक्रो सेक्टर है उसमें एवरेज एम्प्लॉयमेंट 1.7 का है, तो कहाँ से संगठित हो जाएगा? वो तो बेचारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मार्केटिंग और फाइनेंस में केपेबल ही नहीं है। उसी तरह हमारा कृषि है, जहाँ पे 46% लोग काम करते हैं, उसमें जो 85% हमारे छोटे किसान हैं जो कि 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं, उसमें आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के किसान भी हैं। उनको आप कैसे ऑर्गेनाइज बना सकते हैं? तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, उसको आप किल कर सकते हैं, उसके सामने परेशानियां पेश कर सकते हैं जिससे कि वो खत्म होता चला जाए। तो हमारी जो सरकार है उसकी नीति है कि असंगठित क्षेत्र को खत्म करो जिससे कि संगठित क्षेत्र फायदे में पहुंचे। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूं कि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर ने कॉलोनाइज कर लिया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। जैसे कि कॉलोनियल पावर्स जब आती थी, वो कॉलोनी को जब कॉलोनाइज करके यहाँ का मार्केट कैप्चर करती थी, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कैप्चर कर रहा है। तो सरकार उसकी मदद कर रही है, जैसे कि फ्रेट कॉरिडोर बनाना, बड़े बड़े हाईवे बनाना, जिससे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मार्केट है वो गांव तक चला जाए। तो जब गांव तक जाएगा तो फिर जब गांव में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो नीति है कि हम डिजिटाइज कर दें, हम ऑर्गेनाइज कर दें, यही नीति हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो खत्म कर रही है। और वहीं पे 94% लोग काम है, तो आपकी डिमांड कैसे जनरेट होगी? और इसीलिए पैंडेमिक के पहले ऑफिशियल डेटा, मेरा डेटा तो छोड़ दीजिए, ऑफिशियल डेटा दिखाता है कि 8 क्वार्टर बराबर रेट ऑफ ग्रोथ गिरता चला गया, 8% से वो गिर के 3.1% आ गया। जबकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी बहुत जबरदस्त छूट दी गई, 1.6 लाख करोड़ की जो छूट दी गई। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर कह रहा है कि हम इन्वेस्ट ज्यादा कैसे करें जब तक डिमांड नहीं होगी। तो इसलिए सरकार की जो नीतियां बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी नीतियां रही हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अर्थव्यवस्था भारत की एडवांस अर्थव्यवस्था की तरह नहीं है कि उस पर एडवांस अर्थव्यवस्था की तरह का हम जो है पॉलिसी लगा पाएं। वो हमें अपने लिए अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें असंगठित क्षेत्र को बूस्ट करना पड़ेगा, नीचे से कृषि को बूस्ट करना पड़ेगा, माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। इनको जब बूस्ट करेंगे तो मार्केट बड़ा होगा, तो डिमांड बड़ी होगी। हम सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक्सपोर्ट मार्केट पर निर्भर नहीं हो सकते, उससे तो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण कुमार। आपने बहुत जटिल समस्याओं के ऊपर रोशनी डाली और सरकार जो झूठा प्रचार कर रही है, एक गुलाबी तस्वीर संदिग्ध आंकड़ों के जरिए हमारे सामने पेश करती है और मीडिया भी बड़े उत्साह से इस सरकारी प्रचार में भाग लेता है, जबकि वास्तविक स्थिति अलग है। अर्थव्यवस्था काफी संकट का शिकार है और कहीं से भी रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसा, जिससे जब तक नीतियों में कोई बड़ा रेडिकल परिवर्तन न हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कमल। तो आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। मेरे कुछ सवाल थे लेकिन कभी और मैं उसको सामने रखूंगा, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे नई परख चैनल से जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें। आप दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।